ओके सेकेंड ईयर। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 2.3 है। एग्जाम्पल 2.3 में कहा गया आपके पास कि टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p मिड वे बिटवीन दैम। यानी कि आपके पास क्या है कि दो चार्जेस पड़े हुए हैं, एक पॉजिटिव q है और एक नेगेटिव q है। उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस क्या है 2d है, और आप लोगों ने उसके मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले जब अगर आप मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव q की वजह से, तो वो क्या होगी 1/4πε0 q/d, यानी कि जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं उसका चार्ज से डिस्टेंस कितना है d है। अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे उसके लिए फाइंड करेंगे तो दैट इज़ 1/4πε0 q/d, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि आपके पास चार्ज क्या है नेगेटिव है। अब आप लोगों ने मिड वे के ऊपर जो है वो इन दोनों के चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जब दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव के लिए तो ये चीज़ आ गई, नेगेटिव के लिए आपके पास एज इट इज़ ये आ गई। तो आपके पास दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं वो दोनों साइडों पे सेम है, ऑब्वियसली चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो आपके पास जो इस मिड वे पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट के ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास क्या है कि अगर आप अपना ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आप यहाँ से ये वाली चीज़ देखें तो आप लोगों ने देखा था कि जो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ चेंज इन जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका वो किसके इक्वल है, Q इंटू डेल्टा V के। यानी कि आपके पास जितना भी चार्ज है उसको जब आप पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वही इक्वेशन यहाँ पे भी इन्होंने लिखी है दैट इज़ डेल्टा U इज इक्वल टू QVB माइनस VA, यानी कि जो डिफरेंस है पोटेंशियल्स का Q डेल्टा V के इक्वल है। ठीक है। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आप किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट A से मूव करते हैं किसी पॉइंट B के ऊपर और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को जो है वो आप मेंटेन रखते हैं, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, Q डेल्टा V के इक्वल हो जाएगा। अब जब आप उसको मूव करवा के लाए हैं तो ऑब्वियसली जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपीयर करेगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं वो आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं उसके ऊपर आपके पास चार्ज क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अब आपके पास जब उस चार्ज को मूव कराया आपने तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था वो अपीयर हुआ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा V, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप कहें कि इससे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास अगर 1 वोल्ट का है तो आपके पास जो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, क्योंकि आप 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आपके पास था, जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। और अगर आप दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज है उसको पुट करें दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹। आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है, चार्ज की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। वो क्या होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹। जस्ट आपके पास क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है इतनी ही अमाउंट का, और जो आपका प्रोटॉन होता है उसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है इतनी ही अमाउंट का। ठीक है। वो आप लोगों ने लिख लिया। साथ में आप लोग कह रहे हैं कि आपके पास 1 वोल्ट पोटेंशियल है। अगर यहाँ से आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है आपके पास वो होता है जाउल, और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, कूलम इनटू वोल्ट के। यानी कि कूलम को अगर आप वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस साइड पे क्या आ जाएगा, जाउल आ जाएगा। सो हम इस चीज़ को जाउल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ जाउल्स। यहाँ से आप लोगों ने क्या किया है कि जो आपका एनर्जी का यूनिट है उसको रीडिफाइन कर लिया। जाउल की बजाय आप लोग क्या करोगे, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में कर लिया है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब आप बात करते हैं तो आप जो एनर्जी का यूनिट होता है उसकी जाउल की बजाय जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। वो आपके पास कन्वीनियंट होता है क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी न्यूमेरिकल में करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसको जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट जाउल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपके पास यहाँ पे एक और यूनिट हम लोगों ने डिफाइन किया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन किया, और वो कैसे डिफाइन किया वो आप लोग इस पूरे एक्सप्रेशन में
देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, दैट इज़ 12.4। इस एग्जांपल में इन्होंने कहा है आपके पास कि a particle carrying a charge of 2 electrons falls through a potential difference of 3 electron volt। अगर आपके पास एक पार्टिकल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज है और वो इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर फॉल किया है, तो हम देखते हैं कि उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो Q आपके पास क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डेल्टा V आपके पास क्या हो गया 3 वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप पीछे देख चुके हैं, वो किस चीज़ की इक्वल होता है Q डेल्टा V के। Q आपके पास कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा V आपके पास क्या है 3 वोल्ट, वो आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है। अब 3 और 2 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ तक भी आपका न्यूमेरिकल सही है कि आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की फॉर्म में देख लिया है, दैट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर आप इसको जौल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप रिप्लेस कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जौल के साथ। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जौल की फॉर्म में आ गई है, दैट इज़ 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जौल्स। सो ये आप लोगों का एक्सप्रेशन हो गया जौल की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है उसमें आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस अ कंपैरिजन। पहले भी मैंने आप लोगों को सेवरल टॉपिक्स में बताया है कि देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कंपैरिजन है। इसी तरह जैसे आपका जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आप लोगों ने सब चीज़ें यही की थी। तो ये जो आपकी बेसिक नेचर की फोर्सेज हैं उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बेसिक जो है वो फोर्सेज हैं नेचर की। इनको हम लोगों ने कहीं से डिराइव नहीं किया। आप लोगों ने देखा है कूलम फोर्स में अगर आप देख लें या ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में भी देख लें तो आपने इन फार्मूलाज को डिराइव नहीं किया, बल्कि ये एज इट इज़ आ गए क्योंकि ये नेचुरल फोर्सेज हैं, ये नेचर में प्रेजेंट हैं। सो इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन आपके पास क्या है कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें जो आपका वर्क डन जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा था अपने 4th चैप्टर में कि जो आप लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जो आप लोग वर्क डन करते हो वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं। और आप लोगों ने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है और वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सेम आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपके पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें भी जो आपके पास वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो दोनों का फार्मूला है, जिसको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये दोनों क्या है, एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस के केस में है कि दो मैसेज के दरमियान में जो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल, उसके लिए एक्सप्रेशन है। और ये आप लोगों के पास जो फार्मूला है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में है कि यानी कि दो जब चार्जेस आपके पास पड़े हैं तो उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही है एक दूसरे की वजह से वो इस चीज़ के इक्वल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों फार्मूलाज हैं ये हम लोगों ने डायरेक्ट लिखे हैं, इनको हम लोगों ने किसी तरह से भी डिराइव नहीं किया। और सेकंड जो इन दोनों के दरमियान में फेमिलैरिटी है वो आपके पास क्या है कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड कर रही है आर स्केयर के ऊपर। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो आपके पास इन्वर्स रिलेशन है इसका आर स्केयर के साथ। सेम अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो उसका भी इन्वर्स रिलेशन है आपका आर स्केयर के साथ, यानी कि जो दोनों मैसेज के दरमियान में डिस्टेंस है या दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका जो और फोर्स का जो है क्या कह लें कि रिलेशन है वो आपके पास क्या है, इन्वर्स है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो बहुत स्मॉल है। और अगर यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कांस्टेंट है उसको आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेट है। ठीक है, ये ग्रेटर है। तो इन दोनों अगर आप कांस्टेंट को देखें तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वीक फोर्स है। ऑब्वियसली जितना फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा इतनी फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। सो अगर आपके पास जी जो है वो स्मॉलर है तो दैट्स मीन कि ये वाली जो फोर्स है ये वीक है। अगर ये आपके पास फैक्टर ग्रेटर है तो दैट्स मीन कि ये फोर्स क्या है, ग्रेट है। अब यहाँ पे एक और ट्रिक ये है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स ज़रूर है लेकिन ये आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स है। यानी कि अगर आपके पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दोनों मैसेज के दरमियान स्टिल आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अर्थ के केस में और जो आपका सन है उसके केस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टिल आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वीक लेकिन आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस में ये एक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास क्या है कि ये बहुत स्ट्रांग फोर्स है लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। आप देखें कि आपके पास जो एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस
में जो आपका प्रोटॉन होता है और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका साइडों के ऊपर घूम रहा होता है, उन दोनों की जो फोर्स होती है वो बस उसी रेंज तक महदूद होती है, वो इसी एटम तक महदूद होती है, वो किसी दूसरे एटम की जो फोर्स होती है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। तो वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो बहुत छोटे डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही होती है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उसके बाद अगर आप बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इस केस में हमारे पास हमेशा चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव होगी। लेकिन अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी। इसी तरह आपके पास अगर देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। सन और अर्थ के दरमियान में जो मीडियम है दैट इज़ स्पेस, लेकिन स्टिल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, तो वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है फोर्स। लेकिन अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो वो आपके पास क्या है? मीडियम डिपेंडेंट है, यानी कि आप किस मीडियम को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने बात की थी कि अगर आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को बात करते हैं तो यहाँ पे ER का फैक्टर ऐड होता है। सो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है ये आपके पास क्या है? मीडियम डिपेंडेंट है। ये भी जो क्वेश्चन है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूरा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की सिमिलैरिटीज़ के ऊपर भी और डिफरेंसेस के ऊपर भी। सो यहाँ पे ये क्या है? इन दोनों का कंपैरिजन है।